अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। असाइनमेंट D2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और साथ ही सेकंड क्वेश्चन भी वही वाला डाटा हमने यूज करना है, लेकिन हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो दोनों क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कर लेते हैं। तो अब प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो किस तरह से बनती है। प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो उसमें सबसे पहला आइटम क्या आता है, सबसे पहला आइटम आता है रेवेन्यू का, फिर होता है लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसका क्या नाम है पूरा, उसका नाम है पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आपके पास ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन वाली एडजस्टमेंट होती है। अगर ओवर 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 एब्जॉर्प्शन हो तो फिर क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हो तो फिर माइनस हो जाता है। तो सिंपल आपने जो इस फार्मूले का आंसर आ रहा हो तो वो आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता है। फिर आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप उसमें से लेस करते हो ऑल नन प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल नन प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से लेस होती हैं, दो लाइंस में, वेरिएबल में और फिक्स्ड में, और फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसी तरह से अब ये वाली स्टेटमेंट बनाते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वो किस तरह से बनती है, प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में, वो ये है कि रेवेन्यू में से यहाँ पे लेस होती हैं सारी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आती हैं सारी की सारी नन प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर लेस होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू में से पहले पहले लेस हो जाएंगी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, और फिर आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, रेवेन्यू लेस, यहाँ पे आएगी सबसे पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वो फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से आती है, तो उसको तो हमने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। तो फिर लेस क्या चीज हो जाएगी, वेरिएबल नन प्रोडक्शन कॉस्ट। वो लेस हो जाएंगी तो फिर हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। फिर उसके बाद अब क्या लेस हो रहा होता है, उसके बाद लेस होता है ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी हमने नहीं लेस किया था ऊपर, हमने तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस किए हैं ऊपर। तो यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स नन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल नन प्रोडक्शन हमने यहाँ पे लेस कर दी। तो यहाँ पे असल में क्या तरतीब थी, यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, सिंपल प्रॉफिट या प्रॉफिट बोल देते हैं। अच्छा, तो अब देखोगे यहाँ पे क्या तरतीब है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारी की सारी रेवेन्यू में से लेस होती हैं सारी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर लेस होती है सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर नेट प्रॉफिट आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या तरतीब है, रेवेन्यू में से लेस होती है सबसे पहले ऑल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है कंट्रीब्यूशन, फिर होती है लेस ऑल फिक्स कॉस्ट, तो फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट या लॉस। तो बस इसमें ये बात है। इस डाटा को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है रेवेन्यू अब हमने कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों के अंदर सेम रेवेन्यू आता है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। तो 35 मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास यूनिट सोल्ड हैं, हम किस महीने की बना रहे हैं, वो हमसे मांग रहा है प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जुलाई के महीने का हम बना रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट में भी जुलाई के महीने का बनाना है। तो जुलाई में हमने देखना है सेल्स कितनी है। जून में सेल्स थी 1000, जुलाई में सेल्स थी 900 यूनिट्स, तो 900 हो जाएंगी सेल्स, 35 मल्टीप्लाई बाय 900। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू सेम होगा दोनों जगहों पे। फिर अब आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पहले लेक्चर में मैंने बताई होती है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन, तो वो किस तरह से होती है, वो होती है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, उसका पूरा नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये कैलकुलेट होती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये असल में क्या थी जो मैंने चीज लिखी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट थी एक यूनिट की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी एक यूनिट की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, यूनिट सोल्ड के साथ। तो अब हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इसके लिए। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट कार्ड यहाँ पे बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर आती है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर उसमें आप ऐड करते हो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी एटसेट्रा। तो हमारे पास आती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं, सारी फिगर्स क्या हैं, ये सारी फिगर्स हैं पर यूनिट। सारी फिगर्स पर यूनिट है यहाँ पे। सॉरी, जो मेरे पीछे अजीब व गरीब सी आवाजें आ रही हैं उसके लिए माजरत। अच्छा, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब प्राइम कॉस्ट जो है, अब ये सारी फिगर्स पर यूनिट होंगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं, अब हमने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, 1 kg रॉ मटेरियल यूज होता है, और कॉस्ट क्या है, $12 पर kg है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल यहाँ पे आपने ये फॉर्मेट असल में याद रखना होता है कि यूसेज मल्टीप्लाई बाय रेट होता है हमेशा, कॉस्ट कार्ड बनाते हुए यूसेज मल्टीप्लाई बाय रेट होता है हमेशा। तो यूसेज कितना है, 1 kg आपका यूज हो रहा है, और रेट क्या है उसका, $12 पर kg है। अगर आप ये वैसे तो आपको समझना बहुत आसान होगा कि हाँ बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन इसको अगर आप लिखोगे ना एक बार, तो आपको बाद में जाके बड़ी आसानी रहेगी। आपके लिए चीजें हमेशा सिंपल और आसान रहेगी कॉस्ट कार्ड बनाने के टाइम पे। और कॉस्ट कार्ड MA1 में काफी ज्यादा टेस्ट होता है। अच्छा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। ठीक है, लेबर के केस में भी हमने ये करना है, लेबर यूज कितना हो रहा है, तो 2 आवर्स यूज हो रहे हैं। 2 आवर्स यूज हो रहे हैं। रेट कितना है हमारा, रेट है हमारा $12 पर आवर। तो देखो कितना आसान हो गया जब हमने यूसेज और रेट लिखा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। ओ सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, फिर आप चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो वो हमने assume कर लेना कि जीरो है। प्लस किया हमने, सम किया, प्राइम कॉस्ट आ गई $28। फिर हमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस करना है, जो कि यहाँ पे नहीं है गिवन, तो हम assume कर लेंगे कि नहीं होगा। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगी, 28 ही आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इसमें प्लस करना है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का अब हमने क्या करना है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का अब उसमें देखो कि आपके पास जो टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो कितने, 2000 पर मंथ हैं। तो आपके पास एब्जॉर्प्शन बेस का उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो वो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए 3 बेसिस थी। यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक बेस थी यूनिट प्रोड्यूस, दूसरी बेस थी मशीन आवर्स, तीसरी बेस थी लेबर आवर्स। यूनिट प्रोड्यूस बेस कब यूज करते हैं, जब ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, जब सारे यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए सेम हो। लेबर आवर कब यूज करते हैं, जब आपके लेबर इंटेंसिव काम हो। और मशीन आवर्स कब यूज करते हैं, जब मशीन इंटेंसिव काम हो। तो यहाँ पे तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनाता है, इसका क्या मतलब है कि आपकी बेस क्या यूज होगी, पहली वाली बेस यूनिट प्रोड्यूस, क्योंकि ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, क्योंकि सारे आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हो। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आपकी प्रोडक्शन के जो आपके आइटम्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बन रही है, तो सारे यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। तो हम पहली बेस यूज कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट बेस है, वो क्या है, यूनिट प्रोड्यूस। तो अब आपने क्या कर लेना है, 2000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस 1000 इजिकल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। 2000 आपकी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, तो आपके पास ये आपका OAR आ जाता है। और जब आपने पहली वाली बेस यूज की हो यूनिट प्रोड्यूस, तो आपका OAR ही असल में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट होती है। क्या बात मैंने कही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमने पहली बेस यूज की हो यूनिट प्रोड्यूस, तो अगर हमने जब हमने पहली बेस यूज की हो यूनिट प्रोड्यूस, तो तब उस टाइम पे जो आप OAR कैलकुलेट करते हो, मतलब टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल, मतलब 2000 डिवाइड बाय 1000। तो जी इसका आंसर क्या आएगा, ये असल में आपका होगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR। तो अब तीसरे तीसरे स्टेप पे जाते हैं, उसमें क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो असल में जब आपने पहली बेस यूज की होती है यूनिट प्रोड्यूस, तो आपका OAR ही ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट होती है। मतलब OAR जो हमने कैलकुलेट किया $2 का, वही असल में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे। तो बस ये बात थी यहाँ पे। तो अब जो है इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई $30। तो अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद यूनिट सोल्ड जो के थे 900 यूनिट्स। इसके शुरू में हम माइनस डाल देते हैं ताकि ये फिगर नेगेटिव में आ जाए।
और इन सब फिगर्स को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, तो फॉर्मेट करते हैं एज नंबर और नेगेटिव साइन के लिए ऐसे कर लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस ना रहने देते हैं और बस ठीक है। चलिए, तो अब जो है, अब ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं है। कब होगी, जब कब कैलकुलेट करनी होगी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन? जब आपको डाटा गिवन हो, जब आपको बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड अलग से गिवन होगा। जब आपको बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड अलग से गिवन होगा तो उसका मतलब है आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देखो डाटा ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही ओवरहेड की फिगर गिवन है, तो मैं तो ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकता ना ओवर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, तो इसलिए मैं नहीं कैलकुलेट करता यहाँ पे। ठीक है, मतलब नहीं करनी कैलकुलेट। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4500, फिर हमने लेस करना है ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? नहीं है यहाँ पे, ना ही वेरिएबल है ना ही फिक्स्ड है। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा यही आ जाएगा 4500। तो बस सिंपल हमारा काम हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो अब यहाँ पे मैं आंसर भी बता देता हूँ, आंसर यहाँ पे 4500 ही आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या करना है? हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से कैलकुलेट करनी है। जो कैसे कैलकुलेट होती है? एक यूनिट की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट थी। एक यूनिट की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट थी। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक यूनिट की वैल्यू क्या है? वो है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये है एक यूनिट की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास आएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इस कॉस्ट कार्ड को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, हमारा डाटा हाइड कर रहा है ये, ऊपर कर देते हैं इसको। चलें, तो अब जो है ये फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला है। अच्छा, तो अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ये है असल में ये वाली चीज, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 28 मल्टीप्लाई बाय 900 हो जाएगा। इसके शुरू में माइनस डाल देते हैं कि ताकि ये सम करते वक्त खुद ही माइनस हो जाए। फिर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमने लेस करनी है। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दी हुई ही नहीं है, तो अब हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। इसको प्लस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 6300। फिर लेस करनी है ऑल फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है? प्रोडक्शन वाली हमारे पास है -2000, और फिर नॉन प्रोडक्शन नहीं है गिवन। तो हमारे पास अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस है, वो हमारे पास 4300 आ गया। ठीक है, चलिए, तो बस ये आपका हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, 4300। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब बाकी डिफरेंस इन प्रॉफिट क्यों आ रहा है? डिफरेंस इन प्रॉफिट आता है ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो वो बात की बात है। ठीक है, तो क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल अमाउंट लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जितने यूनिट सोल्ड हुए थे उनके हिसाब से हम अमाउंट लेस कर रहे थे। तो उसकी एक वीडियो भी पड़ी है, मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको आइडिया होगा डिफरेंस इन प्रॉफिट क्यों आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे एग्जाम में इजीली टेस्ट हो सकता है डिफरेंस इन प्रॉफिट। ओके, अल्लाह हाफिज।